जीवीसीएल करियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.3। हमने 10th क्लास मैथ्स की शुरुआत की थी और जिसमें प्रश्नावली 1.1 1.2 के सवाल हम कर चुके हैं। तो आई होप उन सभी प्रश्नावली को पढ़ने में आपको कोई दिक्कत और कोई समस्या नहीं होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.3। तो 1.3 से जुड़ी हुई सारे के सारे सवाल और कंसेप्ट को आज की क्लास में हम क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों सभी को ये वीडियो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम कुछ कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले। तो दोस्तों पहले हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा है कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती है, संख्याएं किसे कहते हैं। आज हम वापस उन्हीं को पढ़ने वाले हैं क्योंकि वो सारे के सारे जो कंसेप्ट हमने पहले पढ़े थे संख्याओं के बारे में वो इस प्रश्नावली में काम में आने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या क्या परिभाषा है प्राकृत संख्या की? तो प्राकृत संख्या की परिभाषा है कि वो सभी संख्याएं जो एक से शुरुआत होके अनंत तक जाती है तथा पूर्ण संख्याएं होती पूर्णांक में होती है, उन संख्याओं को हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को n से लिखा जाता है, कैपिटल N से, और समुच्चय को हमेशा मझले कोष्ठक में लिखा जाता है। तो 1 2 3 4 5 इस तरह से कहाँ तक जारी है? अनंत तक जारी है। तो इन संख्याओं को बोलते हैं प्राकृत संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या की क्या परिभाषा है? क्योंकि ये प्रश्नावली 1.3 है, ये पूरी की पूरी परिमेय संख्या पर आधारित है। इसमें हमें बार बार बोला जाएगा कि परिमेय संख्या है या नहीं, ये ज्ञात करो, क्या ये अपरिमेय संख्या है क्या, ये निकालो। तो हमें परिमेय संख्या को अच्छी तरह से पढ़ना है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ये परिभाषा में आपको पिछले अध्याय में भी पढ़ा चुका हूँ। तो वो सभी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पर Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए, उन सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4, इन सबको परिमेय संख्या बोलते हैं। क्योंकि 1 को क्या लिख सकते हैं? 1/1 लिख सकते हैं। 2 को भी क्या लिख सकते हैं? 2/1 लिख सकते हैं। तो P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। इसी तरह से 5/7, 8/3, 10/13, ये सारी की सारी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्या है। यानी जितनी भी भिन्न वाली संख्याएं हैं वो परिमेय संख्या है, और जो नॉर्मल संख्या हम लिखते हैं वो भी क्या है? परिमेय संख्या है। क्या √4 परिमेय संख्या है? तो सर √4 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 लिख सकते हैं। तो ये भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। तीसरी संख्या आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या की क्या परिभाषा है कि परिमेय संख्याओं के अलावा बची हुई सारी संख्याएं क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। यानी उन संख्याओं को P/Q के रूप में आप नहीं लिख सकते हो, तो ऐसी संख्याएं क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। यानी इनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए ये संख्या क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। उदाहरण के तौर पे √2, √3, √5, ये सारी की संख्याएं कैसी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। या 5 की घात 1/3 लगा दो, या 3 की घात 1/6 लगा दो, तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या कैसी होगी? अपरिमेय संख्याएं होगी।
अब परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के अलावा हम पढ़ते हैं एक सहभाज्य संख्या, क्योंकि सहभाज्य संख्या इस प्रश्नावली 1.3 में बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाली है। तो सहभाज्य संख्या को अच्छी तरह समझना। सहअभाज्य संख्या क्या होती है? सहअभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या को पढ़ने से पहले पढ़ लेते हैं हम अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अभाज्य संख्या क्या है। पहले पढ़ेंगे अभाज्य संख्या, उसके बाद में पढ़ेंगे सहभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है? वे संख्याएं जिनमें या तो एक का भाग जाता हो या फिर स्वयं का भाग जाता हो, उन संख्याओं को बोलेंगे अभाज्य संख्या। यानी जिनका मस एक हो तो वो संख्याएं अभाज्य संख्या होती है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 में या तो 1 का भाग जाएगा या स्वयं 2 का जाएगा। 3 में या तो 3 का जाएगा या स्वयं या फिर 1 का जाएगा। इसी तरह 5 को देख लो, 5 में या तो 5 का ही जाएगा या फिर 1 का भाग जाएगा। तो इस तरह की संख्याएं जिनमें या तो 1 का भाग जाए या फिर स्वयं उसी संख्या का भाग जाए, तो इस तरह की संख्या को बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब पढ़ते हैं हम सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या क्या होती है? सहअभाज्य संख्या, किस तरह की संख्या को सहभाज्य संख्या बोला जाएगा? तो सहभाज्य संख्या की परिभाषा यह है कि वे संख्याएं जिनमें आपस में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उस तरह की संख्या को सहभाज्य संख्या बोला जाता है। जैसे 3 और 2 है, इन दोनों में आपस में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो इस तरह की संख्या सहभाज्य संख्या होगी। 5 और 7 में आपस में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या? तो इन दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए ये संख्या भी क्या हो जाएगी? सहभाज्य संख्या हो जाएगी। इस तरह से देखो 12 और 30, तो 12 और 30 में उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या? तो आप बताओगे सर 12 और 30 में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्योंकि 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 गुणा 2 लिख सकते हैं, और 30 को लिख सकते हैं हम 6 गुणा 5। तो 6 यहाँ पर भी है और 6 यहाँ पर भी है, तो दोनों में क्या है? एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए 12 और 30 सहभाज्य संख्या नहीं होगी। तो ये सहभाज्य संख्या नहीं है। इस तरह से आप किसी भी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं कि यदि उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा तो वो सहभाज्य संख्या नहीं होगी। तो आई होप दोस्तों ये सारी की सारी संख्याएं आपको समझ में आई होगी, और ये संख्याएं अच्छी तरह से समझ लेना, क्योंकि आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इसी पर आधारित है, और इन्हीं कंसेप्ट को हम उसमें यूज़ करेंगे और इन्हीं की सहायता से सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो सहभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को अच्छी तरह समझ लीजिए। अब हम कुछ गुणधर्म पढ़ते हैं कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं में क्या क्या गुणधर्म होते हैं। तो परिमेय, हेडिंग डाल लीजिए, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के गुणधर्म। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के गुणधर्म क्या क्या है, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला गुणधर्म क्या है कि यदि हमने एक परिमेय संख्या को जोड़ा, मतलब पहला गुणधर्म है दो परिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणा, भाग का परिणाम भी सदैव परिमेय संख्या होता है। तो पहला गुणधर्म क्या है कि दो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या एक और ये क्या है? परिमेय संख्या दूसरा।
परिमेय संख्या नंबर 2। इन दोनों संख्याओं को यदि आप जोड़ करते हो, घटाते हो, या फिर गुणा करते हो, या फिर भाग लगाते हो, तो जो इनका परिणाम आएगा वो परिणाम भी क्या आएगा? परिमेय संख्या आएगा। इनका जो परिणाम होगा वो भी परिमेय संख्या ही होगी। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए आप सब पेन और कॉपी में कि दो परिमेय संख्याओं का योग, गुणा, भाग और अंतर का परिणाम सदैव परिमेय संख्या होता है। ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। अब पॉइंट नंबर दूसरे की बात करते हैं। पॉइंट नंबर दूसरा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का यदि आप योग करोगे या अंतर करोगे या फिर गुणा करोगे या फिर भाग करोगे तो सदैव जो परिणाम आएगा वो अपरिमेय संख्या आएगा। यानी एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आप योग करोगे या अंतर करोगे या फिर गुणा करोगे या भाग करोगे तो इनका जो परिणाम आएगा वो सदैव क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगा। इनका जो परिणाम होगा वो सदैव अपरिमेय संख्या होगा। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए कि यदि दो अपरिमेय संख्याओं का योग किया जाएगा, अपरिमेय संख्या एक है और दूसरी है अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या एक है और दूसरी है अपरिमेय संख्या। इन दोनों को यदि आप जोड़ करोगे या घटाओगे या फिर गुणा करोगे या फिर भाग लगाओगे तो इनका जो परिणाम आएगा वह परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। तो इनके परिणाम के बारे में निश्चित तौर पर नहीं कह सकते हैं। तो इनका जो परिणाम आएगा वो परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। तो हमने यहाँ से परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के गुणधर्म पढ़े हैं। 3 गुणधर्म इंपॉर्टेंट है। पहला गुणधर्म क्या बोलता है? पहला गुणधर्म बोलता है कि यदि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाएगा या फिर घटाया जाएगा, पहला गुणधर्म क्या कहता है कि दो परिमेय संख्याएं हैं, इनको यदि आप जोड़ोगे, घटाओगे या गुणा करोगे, भाग करोगे तो जो इनका परिणाम आएगा वो हमेशा परिमेय संख्या आएगा। दूसरी गुणधर्म क्या कहता है कि एक परिमेय संख्या है और दूसरी अपरिमेय संख्या है, इनको यदि गुणा किया जाएगा, भाग किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा तो हमेशा जो परिणाम आएगा वो अपरिमेय संख्या आएगा। लेकिन यदि दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं और दोनों अपरिमेय संख्याओं को यदि आप घटा रहे हो, भाग कर रहे हो या गुणा कर रहे हो तो जो उनका परिणाम आएगा उस परिणाम के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। उसका परिणाम परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। यदि पॉइंट सारे समझ में आ गए हों तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। और आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 1.3 की ओर। प्रश्नावली 1.3 में हम प्रमेय 1.3 को पढ़ने वाले हैं। प्रमेय का नाम भी 1.3 है और जब हम सवाल सोल्व करेंगे तो वहाँ पे भी डायरेक्टली यही लिखेंगे कि प्रमेय 1.3 के द्वारा। तो प्रमेय 1.3 को हम केवल सोल्व ही करेंगे, केवल कंसेप्ट ही समझेंगे, ये नहीं करेंगे कि यहाँ के प्रमेय 1.3 हम पढ़ने वाले हैं। प्रमेय 1.3 में
को हम समझेंगे ही केवल, और इसको प्रूव नहीं करेंगे, सिद्ध नहीं करेंगे। और जब भी हम सवाल सोल्व करेंगे तो प्रमेय 1.3 ये लिखेंगे डायरेक्टली वहाँ पे कि प्रमेय 1.3 के द्वारा ये हमें ज्ञात किया है। तो दोस्तों प्रमेय 1.3 बोल क्या रही है, प्रमेय 1.3 को आपको अच्छी तरह समझना है, और जो भी हमें इसमें यूज आया है कि अभाज्य संख्या क्या होती है वह सारे के सारे हम पढ़ चुके हैं। सभाज्य संख्या क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक आप सब जानते हो। तो ये प्रमेय 1.3 क्या क्या बोल रही है कि p एक अभाज्य संख्या है। p यहाँ पे क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और इस अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के द्वारा ये ए स्क्वायर है, a2 नहीं है, ये ए स्क्वायर है, p से p ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि p a को भी विभाजित करेगा, जहाँ a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। इस प्रमेय को एक उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह समझिए। वो यहाँ पे ये बोल रखा है कि p को परिभाषित कर दिया, p क्या है, एक अभाज्य संख्या है। p क्या है, अभाज्य संख्या है। ए स्क्वायर, ए क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। ए क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। ए स्क्वायर को यदि p के द्वारा विभाजित किया जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि a को भी p के द्वारा विभाजित किया जाएगा, ये इसका मतलब हुआ। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे 15 के स्क्वायर को, 15 क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, इसके स्क्वायर को 5 एक अभाज्य संख्या है, 5 से विभाजित किया जाता है। तो देख लेते हैं 15 के स्क्वायर को 5 विभाजित करता है कि नहीं करता है। तो 15 का वर्ग कितना होता है, 225 होता है। 225 में 5 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 5 को 20 और 5 25, 45 बार गया। तो ये प्रमेय कहती है कि ए स्क्वायर को p से विभक्त किया जाता है तो a में भी p का पूरी बार भाग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 15 में 5 का पूरी बार भाग जाना चाहिए, जो कि जा रहा है 3 बार। इसको एक और उदाहरण से समझ लेते हैं। मैंने ले लिया यहाँ पे 45। 45 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। चलो 45 का वर्ग बहुत बड़ा हो जाएगा, हम छोटी संख्या ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं। तो 20 के वर्ग को डिवाइड किया जाता है, भाग किया जाता है एक अभाज्य संख्या 2। 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। हमने पढ़ा है कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 20 का वर्ग होता क्या है, 400। 400 में 2 का भाग जाएगा तो कितना बचेगा, 200। अब इस प्रमेय से यह सिद्ध होता है कि 20 के स्क्वायर में 2 का भाग गया है, इसका मतलब 20 में भी किसका भाग जाना चाहिए, 2 का भाग जाना चाहिए पूरी बार। तो 10 बार जा रहा है, तो ये सिद्ध होता है। तो इस प्रमेय का हम आगे के सवालों में प्रयोग करेंगे, और इस प्रमेय के द्वारा हम डायरेक्टली वहाँ पे लिख देंगे। इस प्रमेय को वहाँ पे पूरा का पूरा सिद्ध नहीं करेंगे, हम सीधा लिख देंगे प्रमेय नंबर 1.3 के द्वारा। तो ये प्रमेय नंबर 1.3 क्या है कि p एक अभाज्य संख्या है, और यदि p से a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। ये प्रमेय नंबर 1.3 है। अब हम सवाल 1 से समझते हैं इसको। यहाँ पे एक सवाल दिया गया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, यह हमें सिद्ध करना है। तो देखो इस सवाल को सिद्ध करने के लिए हम किस मेथड का यूज करेंगे, तो उस मेथड का यूज करेंगे वो है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है विरोधाभास विधि। विरोधाभास विधि।
विरोधाभास विधि का मतलब होता है कि हम किसी भी स्टेटमेंट को सत्य लेके चलेंगे और वो असत्य सिद्ध हो जाएगा। असत्य क्या हो जाएगा? असत्य सिद्ध हो जाएगा, यानी जो हम लेके चले थे वो गलत था, इसीलिए तो वो असत्य सिद्ध हुआ है। तो जो हमने माना था उसका उल्टा सही होगा, इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास विधि। यानी जो मान के चल रहे हैं वो लास्ट में असत्य सिद्ध होगा, तो इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत था, उसका उल्टा सही होगा। तो ये सारा कंसेप्ट हम इस सवाल से क्लियर करेंगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमें दे रखा है कि ये सिद्ध करना है कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चनों को हल करने के लिए या प्रश्नावली 1.3 को सोल्व करने के लिए जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है हम जस्ट उसका उल्टा मानेंगे। तो यहाँ पे क्या मानेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय। तो हमने क्या कर लिया, इसको उल्टा मान लिया। अब √3 एक परिमेय संख्या है, ये हम मान चुके हैं। तो हम इस सवाल को सोल्व कैसे करेंगे। अब अगर कोई परिमेय संख्या है तो हम परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। अतः √3 को a/b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जहां पे a तथा b सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। अब सअभाज्य संख्या में आप पढ़ चुके होंगे कि a तथा b में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी a तथा b सबसे छोटा रूप है, इनको आपस में नहीं काटा जा सकता है। तो √3 बराबर क्या हो जाएगा, a/b। तो यहाँ से a बराबर क्या आ गया है, √3b। इसको हम वर्क कर देते हैं, तो वर्क करने पर क्या आ जाएगा, a² बराबर आ जाएगा 3b। इसको देते देते हैं हम प्रश्न समीकरण 1 नाम दे दिया हमने इसका। अब देखो अभी तक हमने कुछ नहीं किया, माना √3 एक अपरिमेय संख्या दे रखा था, हमने इसको मान लिया परिमेय संख्या है। अभी हमने पढ़ा ही है कि √3 यदि कोई भी परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे मान लिया √3 को a/b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और a तथा b की वैल्यू क्या क्या है, किस तरह की वैल्यू है, a तथा b का मान है होगा वो सअभाज्य संख्या होगा, यानी इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, इसका मतलब ये हुआ कि इनमें पूरा भाग नहीं जाएगा। तो ये कंसेप्ट हमने समझा है और इसको आगे सोल्व किया है। तो यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा सभी को। यदि यहाँ तक समझ में आया तो सभी थम्स अप कर दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। अब देखो जब हमने यहाँ तक इसको समझ लिया है तो प्रमेय 1.3 का अब हम यूज करेंगे। तो प्रमेय 1.3 के द्वारा, प्रमेय 1.3 के द्वारा क्या हो जाएगा कि b बराबर क्या हो गया, a²/3। अब प्रमेय 1.3 ये कहती है कि यदि किसी संख्या के वर्ग में अभाज्य संख्या का भाग दिया जा रहा है
तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर में 3 का भाग दे रहे हैं तो बी आ रहा है, यानी पूरी पूरी बार भाग जा रहा है, तो ए में भी 3 का भाग जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ 3 क्या कर रहा, 3 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, अतः प्रमेय 1.3 के अनुसार 3 एक को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ से प्रमेय नंबर 1.3 का हमने प्रयोग किया है। तो ए में 3 का भाग जाएगा और मान लेते हैं वो किसके बराबर जाएगा, सी बार जाएगा, यानी ए में 3 का भाग दोगे तो वो कितनी बार जाएगा, सी। ये हमने मान लिया है अपनी तरफ से, सी कांस्टेंट बार जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई है, ए का मान आ गया है 3c। तो दोस्तों ए स्क्वायर का मान यहाँ से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर का मान आ जाएगा 3c। समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 में ए स्क्वायर का मान रखने पर, यदि समीकरण 1 में ए स्क्वायर का मान रखोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर का मान कितना आया है, देखो ए का मान आया है 3c, तो ए स्क्वायर का मान आया है 9c स्क्वायर। तो 9c स्क्वायर बराबर क्या आया है, 3b। तो यहाँ से आप क्या कर लोगे, देखो यहाँ पे भी बी स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे भी ये बी स्क्वायर हो गया है। तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकालोगे, यहाँ से निकाल लो सी स्क्वायर की वैल्यू, सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी स्क्वायर अपॉन 3। ये बस इसको दे दो समीकरण नंबर 2 नाम। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो सी स्क्वायर यानी सी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, बी स्क्वायर अपॉन 3। तो यहाँ से ये पता चल गया है कि 3 होगा वो बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। समीकरण 2 से ये सिद्ध हो गया है कि 3 है वो बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो बी को भी विभाजित करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इसको नीचे लिख दीजिए, 3 है वो बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, विभाजित करता है, अतः 3 बी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। तो दोस्तों यहाँ से पता चल गया है कि 3 है वो बी को भी विभाजित कर रहा है, और यहाँ पे 3 है वो ए को भी विभाजित कर रहा है। तो 3 एक ऐसा गुणनखंड मिल गया जो ए तथा बी दोनों में उपस्थित है, दोनों में मौजूद है। जबकि हमने क्या माना था, ए तथा बी तो सहभाज्य संख्या मानी थी। सहभाज्य संख्या का मतलब ये हुआ कि दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ से जो हमने माना था वो असत्य है, अतः
जो माना था, मानी गई संख्या गलत है। जो हमने संख्या मानी थी वो गलत है, इसलिए √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ये लाइन आप नीचे लिख दीजिए, मैं यहाँ पे लिख दूँ। चलो मार्कर चेंज करके मैं ऊपर लिख रहा हूँ इसको। अतः मानी गई संख्या क्या है? मानी गई संख्या गलत है। यदि हम मानी गई संख्या सही होती, मैं ये यहाँ पे लिख रहा हूँ, अतः मानी गई संख्या गलत है, इसलिए √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? √3 अपरिमेय संख्या है। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन सिद्ध हो जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, वहाँ से और समझ में आएगा। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमको सिद्ध करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे, वही पुरानी अप्रोच रहेगी जो हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि हम इसको क्या मानेंगे, उल्टा मानेंगे। माना √5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। अब इसको परिमेय संख्या मान लिया है तो 5 माइनस √3 को a/b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां a तथा b क्या है? सभाज्य संख्या है। सभाज्य संख्या है। यहाँ तक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि a तथा b क्या है? सभाज्य संख्या है, यानी a तथा b में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इसको हम क्या लिख रहे हैं? 5 माइनस √3 बराबर क्या लिख देंगे? a/b। जब इसको पक्षांतरण किया जाएगा तो 5 माइनस, ये मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, समझने के लिए आपको आसानी रहेगी। पक्षांतरण करोगे तो क्या होगा? √3, ये अंडर के अंदर 3 है, बराबर क्या आया है? √3 के अंदर है, बराबर आया है 5 माइनस a/b। पक्षांतरण करना आता होगा आपको। देखो 5 इधर का इधर ही रखा, √3 को इधर ले गया तो धन का हो जाएगा, और a/b इधर आएगा तो ऋण का हो जाएगा। मैंने इधर वाली संख्या को इधर लिख दिया, इधर की इधर लिख दिया। इसको बोलते हैं पक्षांतरण। अब देखो यहाँ से ये भी परिमेय संख्या है, 5 भी परिमेय संख्या है, और a/b भी परिमेय संख्या है, हमने ऊपर माना ही है। तो दो परिमेय संख्याएं हैं और उनका आप योग करोगे। मैंने परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में लिखाया है कि यदि दो परिमेय संख्याओं का योग किया जाएगा, या घटाव किया जाएगा, या गुणा किया जाएगा, या भाग किया जाएगा, तो हमेशा परिमेय संख्या मिलेगी।
और अंडर रूट 3 हम पिछले उसमें पढ़ चुके हैं या सिद्ध कर चुके हैं कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहां से क्या हो गया, एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया है। विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हो गया क्योंकि हम पूरी संख्या को क्या लेके चले थे, एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याओं का योग गुणा भाग भी परिमेय संख्या आना चाहिए, तो ये परिमेय संख्या नहीं आया है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे कि 5 माइनस ए बटा बी एक परिमेय संख्या है, परंतु अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः ये विरोधाभास तथ्य है, इसलिए इसको क्या कर देंगे, इसलिए जो हमने माना था वो गलत है। इसलिए 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि इस टाइप के क्वेश्चन किस तरह से सोल्व होंगे। यदि इस क्वेश्चन समझ में आया है तो थम्स अप कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में यस सर लिख दीजिए कि हाँ हमें समझ में आ चुका है। अब क्वेश्चन आता है 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, यह हमें सिद्ध करना है। तो इसको किस तरह से तुम सिद्ध करोगे, ये क्वेश्चन समझते हैं। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने पहले जो करा था क्वेश्चन नंबर 1, ये उसी तरह सोल्व होगा। हम इसको क्या मानेंगे, उल्टा मान लेंगे कि माना 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अब इस परिमेय संख्या को क्या लिख सकते हैं हम, अतः 3 अंडर रूट 2 को a बटा b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां a तथा b सहभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, सहभाज्य संख्या है। जब a तथा b दोनों सहभाज्य संख्या है, इसका मतलब यह है कि a तथा b में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इसको किस तरह से लिख देंगे, 3 × अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2 है, बराबर a बटा b। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको जब सोल्व करोगे 3
अंडर रूट 2 इंटू बी बराबर ए आ चुका है। तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर अपॉन देखो यहाँ से हमें ए स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें इसको डायरेक्टली ज़्यादा लंबा नहीं करना है, छोटा सा क्यों सॉल्यूशन है इसका, ज़्यादा बड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये यहीं पे दो ही लाइन का सॉल्यूशन है इसका। तो अंडर रूट इसको लिख देंगे अंडर रूट 2 बराबर ए बटा 3b। और हम जानते हैं कि a बटा 3b क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि a बटा b तो परिमेय संख्या है। तो यहाँ से a बटा 3b एक परिमेय संख्या है, जबकि अंडर रूट 2 क्या है, अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है। तो जो हमने माना था वो स्टेटमेंट इसका गलत है, विरोधाभास है, इसलिए माना गया कथन विरोधाभास है, इसलिए मानी गई संख्या विरोधाभास है, अतः 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये यहाँ पे सिद्ध हो जाता है। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, दो लाइनों के सवाल हैं, लेकिन आपको समझना ये है कि कौन सी संख्या परिमेय होगी और कौन सी अपरिमेय संख्या है। जब हमको यहाँ पे सिद्ध हो गया कि एक साइड परिमेय संख्या दे रखी है और दूसरी तरफ अपरिमेय संख्या के बराबर है, तो ऑब्वियसली बात है कि एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया, एक विरोधाभास हो गया है। तो फिर वो जो हमने मान के चले थे वो गलत है, और जो मान के चले थे वो गलत है, इसका मतलब जो हमने नहीं माना वो सही है। प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन कीजिए, और ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है, और यदि एग्जाम में आ जाएगा तो आप इसको किस तरह से चुटकियों में हल करोगे। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हल करने के लिए हम वही है फंडा अपनाने वाले हैं। माना अंडर रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब अंडर रूट 5 को हमने परिमेय संख्या मान लिया, तो अंडर रूट 5 को परिमेय संख्या की जो परिभाषा है उस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पे ए तथा बी क्या है, ए व बी सभाज्य संख्या है। ए तथा बी सभाज्य संख्या है। अंडर रूट 5 बराबर ए बटा बी। तो यहाँ से बी की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी, ए बटा अंडर रूट 5। इसका यदि वर्ग करोगे आप तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया है, ए स्क्वायर अपॉन 5। प्रमेय 1.3 से 5 ए स्क्वायर को
विभाजित करता है। आपको पता है यहाँ से लग ही रहा है कि 5 का भाग ए स्क्वायर में जा रहा है और उसकी वैल्यू ए बी स्क्वायर के बराबर आ रही है। अतः 5 ए को भी विभाजित करेगा, क्योंकि 5 क्या है, अभाज्य संख्या है, विभाजित करेगा। तो 5 क्या करेगा, इसको भी विभाजित करेगा। अब 5 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो मैं मान लेता हूँ कि ए में 5 का भाग भी जाएगा, और वो कितनी बार जाएगा, सी बार जब जाएगा, ये मैंने मान लिया। कितनी बार जा रहा है, सी बार। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई है, 5c आ गई है। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 सी स्क्वायर आ जाएगी। अब इस मान को, ए स्क्वायर के मान को मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ। तो समीकरण 1 में ए स्क्वायर के मान को रखने पर, ए स्क्वायर के मान को समीकरण 1 में रखोगे तो क्या हो जाएगा, 25 सी स्क्वायर बराबर बटा 5 बी स्क्वायर। मैंने ए स्क्वायर की वैल्यू को इधर लिख दिया है, अब आप समझ गए होंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 सी स्क्वायर इक्वस टू बी स्क्वायर। तो यहाँ से सी स्क्वायर का मान कितना आ गया है, बी स्क्वायर बटा 5, ये बी स्क्वायर है। तो यहाँ से पता चल रहा है प्रमेय नंबर 1.3 से, प्रमेय 1.3 से, कि बी स्क्वायर में 5 का भाग जाता है, इसलिए बी में भी 5 का भाग जाएगा। यहाँ से पता चल रहा है बी स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है। तो यहाँ से दोनों जो हमने कॉन्ट्राडिक्शन माना था कि ए तथा बी में तो अभाज्य गुणनखंड है, सहअभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पे 5 क्या आ गया है, एक ऐसा गुणनखंड आ गया है जो ए में भी मौजूद है और बी में भी मौजूद है। अतः माना गया तथ्य गलत है। माना गया तथ्य क्या है, गलत है। इसलिए क्या हो जाएगा, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि हमने जो माना था वो गलत है। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो हम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, माना 3 + 2 √5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये हम मान चुके हैं। अब ये हमने मान लिया है, तो इसको क्या कर सकते हैं, 3 + 2 √5 को a/b रूप में लिखने पर जहां a व b सहभाज्य संख्या है, a तथा b सहभाज्य संख्या है, तो
3 + 2√3 को क्या लिख दिया है, a/b लिख दिया है। जब हम इसको पक्षांतरण करेंगे तो 2, इसको मैंने इस साइड ही रहने दिया, 3 इस साइड जाएगा तो इसका चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, -3 हो जाएगा। देखो यहाँ से क्या ले लेते हैं हम, लसा ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो a-3b/b हो जाएगा। और ये आ गया √2 √5 के बराबर आ गया। इस 2 √5 को क्या लिख सकते हैं, 5, और 2 को भी क्या भेज दो, नीचे भेज दो, a-3b/2b। अब ने पढ़ा है कि a-3b/2b एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये किसके बराबर है, एक अपरिमेय संख्या के बराबर है। तो जो माना था हमने कथन, वो गलत माना था, इसीलिए ये एक विरोधाभास स्थिति पैदा हुई है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि a-3b/2b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जबकि √5 अपरिमेय संख्या है। अतः माना गया कथन गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लिख दोगे कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। वैसे हम पढ़ चुके हैं कि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा क्या आता है, अपरिमेय आता है। ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट को सोल्व करते हैं। मान लेते हैं, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब एक परिमेय संख्या है तो इसको क्या लिख देंगे, 1/√2 को a/b के रूप में व्यक्त करने पर जहां पर a तथा b क्या मानेंगे हम, सहअभाज्य संख्या है। जहां a b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, तो 1/√2 बराबर a/b। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका मान हम उल्टा कर सकते हैं। जब इसको आप पक्षांतरण करके सोल्व करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, जब इसको पक्षांतरण करके सोल्व किया जाएगा तो आगे लिख दीजिएगा इसको। हम इसको लिख देंगे b बराबर √2a। जब दोनों तरफ वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा, b² बराबर 2a²। तो a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a² की वैल्यू आ जाएगी b² बटा 2। इसको दे दो समीकरण 1 नाम।
तो प्रमेय नंबर 1.3 से क्या हो रहा है, प्रमेय 1.3 से 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, 2 है वो बी स्क्वायर को विभक्त करता है तो क्या करेगा, 2 बी को भी विभक्त करेगा, जब 2 बी को भी विभक्त करेगा तो यहाँ से उसको मान लेते हैं, यदि बी का में 2 का भाग दोगे तो वो सी बार जाएगा, ये हमने मान लिया है। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी 2c। बी स्क्वायर की वैल्यू रखोगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4c स्क्वायर। इसको समीकरण 2 नाम दे दो। अब बी स्क्वायर का मान पुट कर दो समीकरण 1 में। बी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर जब समीकरण 1 में बी स्क्वायर की वैल्यू रखी जाएगी तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा 4c स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया है 2c स्क्वायर। सी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बटा 2। तो वही प्रमेय 1.3 के द्वारा वापस लगा दो। प्रमेय 1.3 से क्या हो रहा है, 2 ए स्क्वायर को विभक्त करता है, अतः 2 ए को भी विभक्त करेगा। जबकि ए तथा बी सभाज्य संख्या है, अतः माना गया कथन गलत है। इसलिए मैं आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका, आप नीचे लिखना। इसलिए यहाँ पे लिख दो आंसर डाल के 1/√2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से सिद्ध हो जाता है कि किस तरह से 1/√2 अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम सेकंड पार्ट इसका करते हैं, 7√5 अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो इसको किस तरह से सोल्व करना है, मान लो यहाँ पे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, अब 7√5 एक परिमेय संख्या है तो 7√5 को a/b रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां a तथा b क्या मानेंगे हम, सभाज्य संख्या है। जब दोनों सभाज्य संख्या है तो 7/5 इक्वल्स टू 7/5 7√5 बराबर क्या हो गया, 7√5 बराबर हो गया है a/b।
तो अंडर रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा, ए बटा 7b, ए बटा 7b। अब यहाँ पे ये पता चल गया है कि ए बटा 7b एक परिमेय संख्या है, जबकि अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है। अतः माना गया कथन गलत है। अतः माना गया कथन गलत है। तो जो हमने कथन माना था वो गलत है, इसका मतलब जो नहीं माना था वो सही है। इसलिए 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध हो जाता है यहाँ से। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, जो इसका तीसरा पार्ट था, वो 6 प्लस रूट 2। तो 6 प्लस रूट 2 को क्या करना है, हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो मान लेते हैं, माना 6 प्लस रूट 2, 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। जब एक परिमेय संख्या है तो 6 प्लस रूट 2 को क्या लिख सकते हैं, ए बटा बी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जहां पर ये पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है, जहां ए तथा बी सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। जब दोनों सहअभाज्य संख्या है तो 6 प्लस रूट 2 बराबर क्या हो गया, ए बटा बी। तो मैं 6 को उधर ले जाता हूँ पक्षांतरण करके, तो अंडर रूट 2 ए बटा बी, 6 इधर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस के 6। जब इसका लसाअ लोगे तो क्या आ जाएगा, बी तो लसाअ आ जाएगा, ए माइनस 6b बचा रह जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए, ए माइनस 6b, ए भी पूर्णांक है, 6b भी पूर्णांक है, बटा बी, बी नीचे जब इसका भाग लगाया जा रहा है वो भी पूर्णांक है, तो इस ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक है। तो ए बटा बी यानी बी बटा क्यू के रूप की संख्या है ये, तो ये होगी परिमेय संख्या। और ये किसके बराबर है, अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकती है, तो एक विरोधाभास कथन हो गया। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए माइनस 6b बटा बी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अतः माना गया कथन विरोधाभास है। विरोधाभास लिखो या गलत लिखो, विरोधाभास है, बात एक ही है। इसलिए 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ये सारी की सारी एक्सरसाइज 1.3 आज हम सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यदि पसंद आए हैं और सारे के सारे कंसेप्ट समझ में आए हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।